महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को नहीं मिल रही राहत। लगातार तीसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा। अब मेटा के नाम से जाना जाएगा फेसबुक। मार्क जुकरबर्ग ने किया ऐलान। लंबे समय से फेसबुक का नाम बदलने की चल रही थी चर्चा। चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कॉन्क्लेव में पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी करेंगे कॉन्क्लेव में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पिछले 11 महीने से बंद टिकरी बॉर्डर को खोलने की तैयारी। सड़क से हटाया जा रहा है बैरिकेड्स हटाने के लिए किसानों ने भी दी अपनी सहमति। साइबर सिटी गुरुग्राम में डेंगू का कहर जारी। डेंगू को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। इलाके में की जा रही है फॉगिंग। और टोहाना में हर खबर की खबर का हुआ जबरदस्त असर। दूध पनीर के लिए लिए गए सैंपल। हर खबर ने प्रमुखता से दिखाया था खबर को। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। 11 महीने से बंद टिकरी बॉर्डर का रास्ता अब खुलने जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को हटा दिया है। साथ ही साथ सड़क के बीच जो कीलें लगी हुई थी उन्हें भी हटवा दिया गया। वहीं पुलिस ने जेसीबी से रास्ता भी साफ करवा दिया है। बता दें कि किसान 26 नवंबर 2020 से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और इसी कड़ी में किसानों ने टीकरी, संधू और गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाला हुआ है, जिसके चलते हरियाणा के व्यापारियों सहित आम जन ने भी रास्ता खुलवाने की मांग की थी। और अब पुलिस टीकरी बॉर्डर के रास्ते को किसानों की सहमति से खुलवा रही है। मैं जैसे बाथरूम से आता था तो बहुत टाइम वेस्ट होता था, और आज जैसे देख रहे सुबह से रास्ता क्लियर किया जा रहा है। और यहाँ पे अपना बॉर्डर पे हॉस्पिटल पड़ता है तो बहुत पेशेंट वगैरह आने में दिक्कत होती थी, और आज जैसे देख रहे हैं 2 बैरिकेड हटा दिया गया है, एक बचा हुआ है, लास्ट स्टेप अभी चला हुआ है। इससे बहुत अच्छी उम्मीद है कि आने में आसानी होगी। बैरिकेड की तो काउंटिंग तो नहीं करा हुआ था, लेकिन ये था 2-3 तो लगे हुए थे, जिसमें काफ़ी इन्होंने हटा दिया और लास्ट साइड स्टेप पे काम चल रहा है इनका। आप यहाँ हॉस्पिटल में काम करते हैं तो कितनी परेशानी हो रही थी मरीजों का आने में, आपको खुद आने में? पेशेंट तो आ ही नहीं रहते जी। ट्रॉमा वगैरह का जो भी पेशेंट है वो तो अलग ही डाइवर्ट हो जा रहे थे। इधर बहादुरगढ़ की तरफ मूव कर देते थे, या दिल्ली है तो दिल्ली की तरफ डाइवर्ट हो जाते थे। सामने सीएनजी पंप भी है। हाँ, खुलने की उम्मीद जगी है। बहुत अच्छा लग रहा है, खुलने की उम्मीद जगी है। 1-2 बैरिकेड इन्होंने हटाया भी है और काम प्रोसेस पे। तो दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद आने जाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जल्द ही टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से रास्ता खुल जाएगा। आपको बता दें कि टीकरी बॉर्डर को पूरी तरह से यहां पर रास्ता खुलवाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बैरिकेड्स को हटा दिया गया है। बताते चले कि रास्ता खुल चुका है। अब लोगों के लिए राहत भरी खबर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि किसान नेताओं की सहमति के बाद ये फैसला लिया गया। 11 महीने से बंद टीकरी बॉर्डर का रास्ता खुलने जा रहा है। राहत भरी खबर दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद आने जाने वाले लोगों के लिए। इसके साथ ही जो उद्योगपति हैं, जो आम लोग हैं, उनको अब इससे काफी ज्यादा यहां पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सड़क के बीचों बीच जो कीलें लगी हुई थी, पुलिस ने उन्हें भी हटवा दिया है। पुलिस ने जेसीबी से रास्ते को साफ करा दिया है। बता दें कि किसान 26 नवंबर 2020 से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और इसी कड़ी में किसानों ने टीकरी, संधू और गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाला हुआ है, जिसके चलते हरियाणा के व्यापारियों सहित आम जनों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लोगों का कहना था कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है, लंबा सफर तय करके जाना पड़ता है, क्योंकि रास्ता बंद होने की वजह से लोग आसान रास्ता तय नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब टीकरी बॉर्डर खुल चुका है। आपको बता दें कि बैरिकेड्स को हटा दिया गया है। जो सड़क के बीचों बीच कीलें लगी हुई थी, उन कीलों को भी हटा दिया गया है। लगातार तैयारियां चल रही हैं। टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेड्स जो लगे हुए थे, उन बैरिकेड्स को भी हटवा दिया गया है। सड़क के बीचों बीच यहां पर जो कीलें गड़ी हुई थी, उन कीलों को हटाया गया। जेसीबी की सहायता से रास्ता भी थोड़ा साफ कराया गया। हरियाणा सरकार की पावर कमेटी ने 2 दिन पहले यहां बहादुरगढ़ में हुई किसानों व प्रशासन की मीटिंग के दौरान यहां बंद सड़कों के हालात देखे थे। बॉर्डर पर किसानों के स्टेज तक पहले से ही रास्ता खुला हुआ है।
तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमित झज्जर से लाइव जुड़ रहे हैं। आइए सुमित से जानेंगे कि कैसा है वहां का हालचाल। सुमित, जिस तरीके से टिकरी बॉर्डर को खुलवाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, सड़क के बीचों बीच जो कीले थी उन्हें भी हटवाया जा रहा है, जेसीबी से रास्ता भी साफ करवाया जा रहा है, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली से नोएडा आने जाने वाले जो लोग हैं या फिर वहां के जो व्यापारी हैं, उनके लिए काफी राहत भरी खबर है ये। लेकिन आपको बता दें जो पिछले लंबे समय से जो लोग इंतजार कर रहे थे रास्ता खुलवाने के लिए, लेकिन जो यहाँ पर दुकानदार है उनको भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और आने जाने वालों को सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था, कैसे दिल्ली जा पाए। जो दिल्ली से आते हैं हरियाणा की तरफ उनको भी रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन एक आस कल शाम से एक जिद्दी है, तो लोगों के चेहरे पे आज जैसे दिन निकलते ही एक खुशी का माहौल सा नजर आया। जो यात्री है उन्होंने भी कहा है कि भाई ये बहुत अच्छा हुआ है, जो आने जाने वालों को बहुत जाएगा और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो कुछ 2 दिन पूर्व पहले सचिव आए थे और यहाँ पे जो पुलिस अधीक्षक है वो भी उन्होंने मीटिंग की थी किसानों से बातचीत करके, और किसानों ने साफ तौर पर कह दिया था कि भी हमने कोई रास्ता नहीं खोला। लेकिन दिल्ली पुलिस ने, सरकार ने, उन्होंने रास्ता बंद किया। जैसे रास्ते खुल जाएंगे वैसे ही समाधान हो जाएगा। जी कंचन। सुमित, 11 महीनों से जारी किसान आंदोलन से परेशानी झेल रहे लाखों लोगों को अब इससे राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद आने जाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। तो इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी और जेजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अभी दीपावली आने वाला है, तो उस प्रकार से ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार होता है। तो यहाँ की जनता अब किसी एक व्यक्ति विशेष के किले को ढाने के लिए और अपने किले का निर्माण करने के लिए इस प्रकार का सारा जो भय का वातावरण था उसको समाप्त करके बैठी है। मुझे लगता है अगर बैरिकेटिंग हटी होंगी तो उस कारण से हटी होंगी। राजेश जी मेरा निवेदन था, पहले कोई नहीं पूछ लीजिएगा, आप पहले इनसे पूछ लीजिए। किनसे कुछ आपसे कुछ ठीक जी। जैसे प्रत्याशी के द्वारा प्रचार किया जा रहा है तीसरी पार्टी का भी बीजेपी जेजेपी प्लस हलोपा, लेकिन आपके प्रचार माध्यमों में कहीं हलोपा नजर नहीं आती, ना ही आप जिक्र करते। ऐसा क्यों है? क्यों आप उनसे परहेज कर रही हैं? उनके एक भाई को टिकट देगी, दूसरे भाई से थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कहीं कंफ्यूजन है। देखिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, आप कंफ्यूजन में ना रहें मेहरबानी करके। हमारी पार्टी का जो गठबंधन और गोविंद कांडा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, और जहां तक हलोपा की बात है, गोपाल कांडा जी की बात है, हमारे उम्मीदवार के बड़े भाई हैं। आप सब ने देखा कि हर गांव में जाकर के उन्होंने हमारे गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का काम पूरे दमखम के साथ किया है। 3 तारीख से आज 29 हो गई है। 26 दिन का चुनाव आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा आपके साथ। इस चुनाव के 2 मुख्य सवाल हमें लगता है थे। पहला सवाल तो उम्मीदवारी को लेकर जो साथी उठा रहे वो था, और दूसरा सवाल कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन था। ये 2 सवाल थे। दोनों सवालों पर ही जो आपके पूरी कंपेन थी इलेक्शन में, ये 26 दिन बीजेपी से, ये कहीं टाल मटोल सी वाली रही। पहला जो सवाल था, जो जिसको आप आरोप मुक्ति का आपने इंतजार नहीं किया, गोपाल कांडा की मैं बात कर रहा हूँ, और आपने उनको अपनी कंपेन में उतार दिया, आपके स्टार प्रचारक की तरह उन्होंने प्रचार किया पूरे चुनाव। दूसरा जो कृषि कानूनों को लेकर जो सवाल था, उसमें आप ये कहते हैं कि नैलो के लोग थे, जबकि बहुत बड़ी बड़ी 2 रैलियां यहाँ पर की हैं, चोपटा में और इलाहाबाद में। वो अगर सभी नैलो के लोग थे तो ये तो बहुत बड़ी बात आपके लिए, बड़ी मुसीबत हो सकती है। देखिए, जहाँ तक पहले सवाल के जवाब की बात है, गोपाल कांडा अपने भाई के लिए उन्होंने डट के प्रचार किया, उनकी जिम्मेवारी बनती है। और जहाँ तक कैंडिडेट की बात है,
गोविंद कांडा के बारे में पूरा सिरसा जानता है कि किस प्रकार से एक समाज सेवी के नाते आज से नहीं सालों साल से वो जनता के बीच में है। और जहाँ तक कृषि कानूनों का सवाल आपने खड़ा किया तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने 11 दौर की बातचीत मंत्री स्तरीय की और अधिकारी स्तरीय अलग बातचीत हुई और उसमें कहीं भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा ये इस प्रकार का व्यवहार दिखाई नहीं दिया कि वो किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हर बार एक बात कही कि इसमें जो भी सुझाव जो कहीं कोई क्रियान्वयन योग्य हैं वो यहाँ पर रखिए, कहीं कोई बदलाव करना उसको बदलाव की बात आप करिए खूब खुले दिल से। आप भी जानते हैं, पूरा देश इस बात को जानता है। और अगली बात कि यहाँ पर चुनाव शुरू होने से पहले अब लगभग 11 महीने आंदोलन को हो चुके हैं। इस आंदोलन के उसी दौर में जब बातचीत चल रही थी, केंद्र सरकार ने भी ये कहा था कि हम इसको ड्रॉप करते हैं, इसको रोकते हैं, और 1.5 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर स्टे लगाया। तो फिर ये सवाल ये उठता है, जब स्टे है किसी चीज के ऊपर, जब स्टे होता है तब आंदोलन का कोई औचित्य बनता नहीं है। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, संशोधन मानने के लिए तैयार है, तब आंदोलन का कोई औचित्य बनता नहीं है। उसके बाद जब स्टे है और जो व्यक्ति इस्तीफा देता है विधानसभा से और वो ये कहता है कि जब तक समाधान नहीं होगा मैं वोट मांगने के लिए तो क्या मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा, ये हमने तो नहीं कही बात, ये उनकी तरफ से हुई। तो वो उसने इस्तीफा क्यों दिया, सारी बात सामने होने के बावजूद भी इस चुनाव की नौबत क्यों आई। और अगली बात, किसान, आपने रैलियों की बात की, जैसे चौधरी अजय सिंह जी ने भी अपनी बात में कहा और इधर रणजीत सिंह जी ने भी अपनी बात में एक बात दोहराई है कि जो किसान नेता आए थे, अगर किसानों का मुद्दा उनके मन के अंदर गंभीरता के साथ होता तो उनका भी एक बीच का साथी यहाँ पर चुनाव लड़ रहा था, तो क्या एक भी उस रैली के अंदर अगर वो वास्तव में पूरी तरह से किसानों की होती, मैं ये नहीं कहता किसान उसमें नहीं थे, अगर वो मैं कहता हूँ कि पूरी तरह से किसानों की नहीं थी, क्योंकि राजनीतिक मंशा उसके पीछे थी, राजनीतिक लोग उसके पीछे थे। अगर वो राजनीतिक लोग, और तो मुखिया अपने मुंह से ही कह के गए हैं, एक कांग्रेस की तरफ इशारा और एक INLD की तरफ इशारा, अगर वो किसानों की वास्तव में जो रैली होती तो किसान नेता जो इनके बीच का साथी, इनके बीच में इतने दिन से आंदोलन कर रहा, उसके बारे में भी तो कोई शब्द कहते ना। धन्यवाद। एक सवाल है जी, पिछले एक महीने में देखने में आया है कि गांव खंबे बड़ी ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं, उन खंभों पे इस स्पीड से खंबे आए हैं, उस स्पीड से तार बिजली का कनेक्शन देने का काम हो जाएगा। कितना बजट अब से पहले व्यय होगा और कितना एस्टिमेट है तो कर पाओगे आप? ऐसा है, हमारे पीछे जब हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग हुई थी तब ये हुआ था कि जितने ट्यूबवेल कनेक्शन है उसे फटाफट दिया जाए, और उसके लिए ये होता है कि जब फसल कटती है तो उस वक्त खेत खाली होते हैं, तब तारें भी जाती हैं, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर भी जाते हैं, तो पूरी स्टेट में होता है। उन दिनों में हम पोल लगाते हैं, बाकी दिनों में तो फसल होती है तो पोल लग नहीं सकते। तो ये 2 बार हमें साल में मौका मिलता है, एक बार जब धान इसकी कटाई हो जाती है, दूसरी बार जब कटती है तब जाती है। तो इसमें कोई ये नहीं देखा जाता किस वक्त दिया जाता है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आदित्य चौटाला जी, जिला अध्यक्ष, आपका धन्यवाद करेंगे और आपको एक सवाल क्या ये चुनाव इलाहाबाद का जो ये चुनाव है, क्या ये इस बात पर मोहर लगाएगा कि चौधरी देवीलाल का आखिर असली वारिस कौन है? देखिए, ये चुनाव वारिस उनके विरासत का चुनाव नहीं है, ये एक बाई इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उससे कोई किसी की विरासत का चुनाव थोड़ी है। बाई इलेक्शन के डिफरेंट रीजन होते हैं। बाई इलेक्शन आ गया था, उसका जो देवीलाल की विरासत तो पूरे प्रदेश में है, उनकी विरासत तो पूरे हरियाणा में है। तो इसे एक बाई इलेक्शन से कौन लड़ा, फिर कौन घर का, सारे परिवार के थोड़े लड़ रहे हैं।
एक आदमी से विरासत का कोई ट्रांसफर थोड़ा ही हो जाता है केस। आप पत्रकार हैं, आपको भी तो सवाल पूछ के पूछना चाहिए था। इसमें कई विरासत का क्वेश्चन है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का और INLD का चुनाव है जो हो रहा है। सभी मंचासी नेतागण का मैं धन्यवाद करता हूं, पत्रकार साथियों का भी, और निवेदन करता हूं कि सभी भोजन लेके जरूर जाएं। भोजन तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। लेकर बीजेपी और जेजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। साथ ही चुनाव में बीजेपी निखर कर आएगी, साफ तौर पर यह कहा गया। साथ ही ये कहा गया कि बीजेपी जेजेपी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि बीजेपी की ही जीत होगी। सुभाष बराला, अजय चौटाला भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। रणजीत सिंह, निशांत सिंह भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। तो हमारा काम प्रचार करना है। आपको बता दें कि ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी और जेजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लोग मौजूद रहे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। नए चैनल का कल उद्घाटन होगा, तो उसके लिए मैं उसके तमाम जो इस संस्था के चलाने वाले हैं उन सबको, उनके संपादक, उनके दूसरे और वो हर जिले में इसकी खबर बनाने वाले सबको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हर सच्चाई जनता के पास इस चैनल के माध्यम से पहुंचेगी। तो इसलिए मैं उनको शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत बधाई भी दूंगा कि ये अपने जिस उद्देश्य के लिए इस चैनल को शुरुआत की गई है वो अपने उस उद्देश्य। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को कोई राहत मिलती भी नजर नहीं आ रही है। दरअसल पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से आज एक बार फिर से लगातार तीसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दामों में 35 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 108 रुपए 64 पैसे हो गई है। वहीं डीजल के दाम 97 रुपए 37 पैसे तक पहुंच गए हैं। हरियाणा की बात करें तो यहां पेट्रोल के दाम 106 रुपए से ज्यादा तक पहुंच गए हैं। वहीं डीजल की कीमत 98 रुपए से ज्यादा हो चुकी है। तेल की कीमतों में आए दिन हो रही बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब लगातार ढीली हो रही है। सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ रहा है तो वो है आम आदमी। तो पेट्रोल में पटना में पेट्रोल 112.42 पैसे, तो नोएडा में 105 रुपए 58 पैसे और वहीं डीजल 58 रुपए 64 पैसे चल रहा है। वहीं मुंबई की बात कर ले तो 114 रुपए 47 पैसे, तो वहीं डीजल 105 रुपए 49 पैसे चल रहा है। वहीं लखनऊ की बात करें तो 105 रुपए 56 पैसे पेट्रोल, वहीं डीजल 97 रुपए 83 पैसे चल रहा है। कोलकाता की बात करें तो पेट्रोल 109 रुपए 12 पैसे, वहीं डीजल 100 रुपए 49 पैसे कोलकाता में। दिल्ली की बात कर लें आप तो दिल्ली में 108 रुपए 64 पैसे, वहीं डीजल 97 रुपए 37 पैसे चल रहा है। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। चेन्नई की बात कर लेते हैं, 105 रुपए 43 पैसे पेट्रोल और वहीं डीजल की बात करें तो 101 रुपए 59 पैसे चल रहा है। चंडीगढ़ में 104 रुपए 55 पैसे पेट्रोल, तो वहीं डीजल 97 रुपए 59 पैसे चल रहा है। भोपाल की बात कर लेते हैं आप। भोपाल में भी पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, 117 रुपए 35 पैसे पेट्रोल, वहीं डीजल 106 रुपए 76 पैसे। बेंगलुरु में 112 रुपए 83 पैसे। आपको बता दें कि लगातार शहर में डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम
35 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है। 108 रुपए 64 पैसे हो चुकी है। वहीं डीजल के दाम 97 रुपए 37 पैसे तक पहुंच चुकी है। हरियाणा की बात करें तो यहां भी पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 106 रुपए से ज्यादा तक पहुंच चुका है। आपको बता दें, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ने की वजह से सबसे ज्यादा यहां पर अगर किसी पर भार पड़ रहा है तो वो आम आदमी पर है। आम आदमी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर काफी परेशान है। लंबे समय से फेसबुक के नाम को बदलने की चर्चा चल रही थी और अब फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने एक मीटिंग के दौरान इसका ऐलान किया। बता दें कि फेसबुक के फार्मर सिविक इंटीग्रिटी चीफ समित चक्रवर्ती की तरफ से इस नए नाम का सुझाव दिया गया था। वैसे कंपनी की तरफ से नाम बदलने का ये बड़ा कदम उस समय उठाया गया जब फेसबुक पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि कंपनी अपने यूजर के डेटे तक को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। ऐसे में कंपनी का नाम बदलते समय यहां पर मार्क जुकरबर्ग ने लोगों की निजता का खासा ध्यान रखा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसे सेफ्टी कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी जिससे मेटावर्स की दुनिया में किसी भी इंसान को दूसरे के स्पेस में जाने की इजाजत न रहे। तो फेसबुक का नाम अब बदल दिया गया है। लंबे समय से इसकी चर्चा चल रही थी कि फेसबुक का नाम बदला जाएगा। अब वो दिन आ चुका है, फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया। आपको बताते चले कि फेसबुक के फार्मर सिविक इंटीग्रिटी चीफ समित चक्रवर्ती की तरफ से इस नए नाम का सुझाव दिया गया था। आपको ये भी बताएं कि खास बात यह है कि कंपनी की तरफ से नाम बदलने का ये बड़ा फैसला, ये बड़ा कदम तब उठाया गया जब फेसबुक पर कई गंभीर आरोप लगे। कहा जा रहा है कि कंपनी अपने यूजर का डेटा सुरक्षित नहीं रख पा रही है। ऐसे में कंपनी का नाम बदलते समय लोगों की निजता का खासा ध्यान भी रखा जाएगा। साथ ही साथ आने वाले समय में सेफ्टी कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी जिससे मेटावर्स की दुनिया में किसी भी इंसान को दूसरे के स्पेस में जाने की इजाजत ना रहे। चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में अहम बैठक शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कॉमन सर्विस सेंटर्स को लेकर हो रही है ये बैठक। राज्य मंत्री अनूप धानक इस बैठक में मौजूद। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ से कॉमन सर्विस सेंटर्स को लेकर ये बैठक हो रही है। राज्य मंत्री अनूप धानक इस बैठक में मौजूद हैं। श्रम विभाग के अधिकारी भी बैठक में मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर, तो डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। अहम बैठक, कॉमन सर्विस सेंटर्स को लेकर ये अहम बैठक शुरू हो चुकी है। राज्य मंत्री अनूप धानक बैठक में मौजूद हैं। श्रम विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में अहम बैठक शुरू हो चुकी है। कॉमन सर्विस सेंटर्स को लेकर यह अहम बैठक शुरू हो गई है। सभी इस बैठक में मौजूद हैं। राज्य मंत्री अनूप धानक भी इस बैठक में मौजूद हैं। श्रम विभाग के तमाम अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में अहम बैठक शुरू, कॉमन सर्विस सेंटर्स को लेकर हो रही बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य मंत्री अनूप धानक बैठक में मौजूद। श्रम विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में यह अहम बैठक शुरू हो चुकी है जिसमें श्रम विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। राज्य मंत्री अनूप धानक भी इस बैठक में मौजूद हैं। खास बात की कॉमन सर्विस सेंटर्स को लेकर इस बैठक में चर्चा चल रही है। सभी दिग्गज पहुंच चुके हैं, अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। राज्य मंत्री हैं अनूप धानक, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। शुरू हो चुकी है बैठक। श्रम विभाग के
अधिकारी भी बैठक में मौजूद है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, कॉमन सर्विस सेंटर्स को लेकर बैठक हो रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में अहम बैठक शुरू हो गई है। कॉमन सर्विस सेंटर्स को लेकर ये बैठक हो रही है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? रवि, आवाज मिल रही है? जी। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है रवि इस पूरी खबर पर? कॉमन सर्विस सेंटर्स को लेकर ये बैठक हो रही है। कहना चाहूंगा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और राज्य मंत्री अमित धानक जो है वो हरियाणा निवास पर लेबर डिपार्टमेंट योजना 2021 के तहत जो है वो उसकी मीटिंग ले रहे हैं और वहाँ पे एक ही छत के नीचे जो है वो किस तरीके से जो है वो ऑनलाइन जो है वो लेबर डिपार्टमेंट को जो सारी सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जाए, उसको लेकर अधिकारियों से आज मीटिंग की जा रही है। और साथ ही साथ जो पारदर्शिता है, किस तरीके से पारदर्शिता बनी रहेगी ऑनलाइन करके, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो मीटिंग अभी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है वो हरियाणा निवास पर ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, आपको बता दें कि यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर्स को लेकर ये बैठक शुरू हो चुकी है। डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में अहम बैठक शुरू हो गई है, जिसमें यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर्स को लेकर ये बैठक शुरू हुई। राज्य मंत्री अनूप धानक भी बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही श्रम विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में अहम बैठक शुरू हो गई। कॉमन सर्विस सेंटर्स को लेकर ये बैठक हो रही है। राज्य मंत्री अनूप धानक इस बैठक में मौजूद हैं। तो चलिए, इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर रेवाड़ी से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर रेवाड़ी से आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार यहां पर कई तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, उसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो धारूहेड़ा रोड पर लोगों ने लगाया जाम। रेवाड़ी से बड़ी खबर, सड़क की खस्ता हालत से परेशान है लोग। पिछले 2 सालों से जर्जर हालत में है सड़क। मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर। इस पूरी खबर पर संवाददाता महेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, धारूहेड़ा रोड पर स्थानीय लोगों ने जाम लगाया है और पुलिस लाइन भी यहां पर पास में ही है। फ्लाईओवर के नीचे ये पूरा जाम लगाया गया है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो सड़क है दिल्ली से धारूहेड़ा होते हुए, रेवाड़ी से धारूहेड़ा होते हुए दिल्ली जाती है। लेकिन इस सड़क पर जो एक फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर के नीचे एक छोटा सा टुकड़ा है जो आज तक फ्लाईओवर बनने के बाद या सड़क पर निर्माण होने के बाद आज तक वो बनाया नहीं गया। ये टूटी हालत में रहता है। यहाँ से जब वाहन गुजरते हैं तो बहुत सारी धूल उठती है और इस धूल का शिकार जो आस पास के रहने वाले लोगों को उठाना पड़ता है। अब यहाँ लोगों की शिकायत है कि काफी समय से ये धूल मिट्टी उठने के बाद अब लोगों को दमे की जैसी शिकायत रहने लगी है। प्रशासन से वो कई बार फरियाद लगा चुके हैं कि इस टुकड़े को बना दिया जाए, लेकिन प्रशासन जब भी ये मांग करते हैं तो पानी का छिड़काव करके मिट्टी को दबा दी जाती है और बात भी दबा दी जाती है। उसी को लेकर आज ये उग्र हुए और इन्होंने सड़क को जाम कर दिया है। अब ये महिलाओं का कहना है कि जब जाम तभी खुलेगा तब हमें कोई आश्वासन देगा। मामला इसमें ये फंसा हुआ है कि एक तो PWD तो एक NHI, 2 विभागों के बीच की मामला है। उस 2 विभागों के बीच का मामले के बीच में ये लोग फंसे हुए हैं। ये टुकड़ा फंसा हुआ है जो आज तक बन नहीं पा रहा है। बिल्कुल महेंद्र, लोगों की समस्याएं हैं और इसी वजह से इस सड़क को जाम किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए आपका। चलिए, इसी के साथ हर खबर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।